गुड इवनिंग एवरीवन, सागरिक आलूवालिया दिस साइड। आज हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं रीमान इंटीग्रेशन में पार्ट थ्री करेंगे और जितना हमारा रीमान इंटीग्रेशन रहता है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अनुग्रह इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है जी। तो जितना हमारा रीमान इंटीग्रेशन रहता है वो करेंगे, प्लस जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरिटोरियस और लेक्चरर कैडर के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे साथ के साथ। जस्ट 3 to 4 जो हमारे पास थ्योरम्स है वो डिस्कस करने वाली रहती है, समटाइम पेपर में पूछी जाती हैं और साथ में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आ गया मेरे पास इफ एफ एक्स जो मेरा फंक्शन है जिसको हम रीमन इंटीग्रेशन के लिए चेक कर रहे हैं, अगर जो मेरा फंक्शन है वो बाउंडेड है प्लस इंटीग्रेबल है। जब भी मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करूँ, इंटीग्रेबल की बात करूँ तो रीमान इंटीग्रेबल की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे करके डिनोट करती हूँ आर इंटीग्रेबल, मतलब कि रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है। अगर मेरा फंक्शन बाउंडेड प्लस रीमान इंटीग्रेबल है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b, देन देयर एग्जिस्ट k। मेरे पास कोई नंबर k मिल जाएगा, कहाँ से? फ्रॉम द बाउंड्स ऑफ एफ एक्स, फ्रॉम द बाउंड्स ऑफ एफ एक्स। मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है? बाउंडेड है। अगर मेरा फंक्शन बाउंडेड है दैट मीन्स इसका कोई अपर बाउंड और लोअर बाउंड होगा इस फंक्शन का। तो इन दो बाउंड्स, जो ये दो बाउंड्स है, इनके बीच में से मुझे एक नंबर क्या मिल जाएगा? k मिल जाएगा। सच दैट कि जब मैं इंटीग्रेशन इस फंक्शन की करूंगी फ्रॉम a टू b तो ये किसके इक्वल आएगा? ऐसा मुझे k नंबर मिल जाएगा किसमें से? बिटवीन दिस m एंड m, इस इंटरवल में से, सच दैट दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू k इंटू b माइनस a। ठीक है जी। सेकेंडली, इफ एफ एक्स इज बाउंडेड प्लस कॉन्टिन्यूस, on closed interval a comma b, then there exists c belongs to this interval such that integration of function from a to b is equal to f of c into b minus c। सिमिलर सी लग रही हैं दोनों, पर दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसको अच्छे से देखो। यहाँ पे जो मेरा फंक्शन था वो बाउंडेड प्लस रीमन इंटीग्रेबल था, यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो बाउंडेड प्लस कॉन्टिन्यूस है। आपने एक इंटरमीडिएट थ्योरम की होगी, अगर आपको याद हो, एक इंटरमीडिएट थ्योरम होती है। इंटरमीडिएट थ्योरम क्या कहती है? अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b और अगर मैं कोई भी c ढूंढ लूं इस इंटरवल में से, तो पक्का उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक f ऑफ c एग्जिस्ट करेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इस c के कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ c एग्जिस्ट करेगा इन दिस इंटरवल। तो यही बात है, यहाँ पे मुझे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं दे रखा था, यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो जब भी मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ऑन दिस इंटरवल तो पक्का इस इंटरवल में से एक c मिल जाएगा और उस c के कॉरस्पॉन्डिंग पक्का क्या एग्जिस्ट करेगा? f ऑफ c एग्जिस्ट करेगा। यही ना। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या था? k था। k किस में से किस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा था? स्मॉल m टू कैपिटल M। कहीं ना कहीं जो ये k वैल्यू है वो इस इंटरवल में से ली गई है ना। है तो यहाँ पे भी ऐसी, पर यहाँ जो c है, जो मेरे पास ये c है जिस इंटरवल में से लिया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ c की भी गारंटी मिलती है कि उसके ऊपर जो f ऑफ c है वो यही k के लिए वर्क करेगा। पर जो यहाँ पे जो ये k होता है वहां पे नेसेसरी नहीं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कोई f ऑफ c मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इंटरमीडिएट थ्योरम इस केस में अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। वन मोर थिंग, अब मैंने इंटीग्रेशन कर कैसे दी फंक्शन की?
फंक्शन मेरे पास क्या था, बाउंडेड था, प्लस कॉन्टिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b। लास्ट वीडियोस में मैंने क्या करवाया था, अगर कोई मेरा फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b कॉन्टिन्यूस है तो पक्का वो क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है। रीमान इंटीग्रेबल है तो सिमिलर इस वे से मैं ये डिड्यूस कर सकती हूँ यहाँ से। ठीक है जी, इन दोनों में बस यही फर्क है कॉन्टिन्यूटी का, क्योंकि जब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है वहां पे इंटरमीडिएट जो थ्योरम है वो वर्क करने लग जाती है। ठीक है जी, लास्ट थ्योरम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इफ एफ इज बाउंडेड, जो मेरा फंक्शन है बाउंडेड है प्लस इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b, ऑन क्लोज्ड इंटरवल के a कोमा b सच दैट, एंड कि जो मेरा फंक्शन है, क्योंकि ये बाउंडेड है तो डेफिनेटली इसके स्मॉल ये मेरा लोअर और कोई अपर बाउंड होगा, पर मुझे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई के भी मिल जाएगा कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मेरा फंक्शन है अब वो माइनस के और के इंटरवल के बीच में फंक्शन की सारी वैल्यूज लाई कर रही है। अब जैसे इसको कैसे बनाते हैं वो भी थोड़ा सुन लो। जैसे मान लो इन दोनों में क्या फर्क है, मान लो किसी फंक्शन का लोअर बाउंड क्या आ गया, 2 आ गया, और जस्ट सपोज यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, जस्ट सपोज 4 आ गया। ठीक है, तो अब मैं इसको इसमें डिड्यूस करना चाहती हूँ, वो कैसे करेंगे, इसको आप लिख सकते हो fx लेस देन 4 में डिड्यूस कर सकते हो। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्या कहता है कि -4 से लेके 4 के बीच में सारी फंक्शन की वैल्यूज होंगी। ये थोड़ा अच्छे से कह रहा है कि 2 और 4 के बीच में होंगी। ठीक है, अगर फंक्शन की वैल्यूज 2 और 4 के बीच में, तो ये भी तो बोल ही सकती हो ना कि -4 और 4 के बीच में इसकी वैल्यूज हैं। बस जो ये है ये इसका ज्यादा प्रिसाइज वे है। तो ऐसे ऐसे जो जिसके लोअर और हमें अपर बाउंड हो उसको भी हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन, जो मेरा फंक्शन बाउंडेड है जिसके लोअर और अपर बाउंड पता है, उसको मैं ऐसे भी डिड्यूस कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b, तो ऐसे केस में इसी इंटीग्रेशन को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, इसका जो मॉडुलस है दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस नंबर के मॉड ऑफ b माइनस a। तो ये 3 थ्योरम्स हैं जो पेपर में पूछ सकता है एग्जामिनर, इसको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना। नाउ द लास्ट रिजल्ट इज, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अगेन, जैसे कि थोड़ा कोरिलेट करती हूँ जो हमने 12th तक की इंटीग्रेशन कर रखी है। जब भी हम किसी कांस्टेंट और फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसे करते थे ना, c को बाहर ले लो f dx, है ना। अब रेदर देन कि मैं इसको इंटीग्रेशन में डिस्कस करूंगी, ये आपको आता ही है, इसको अभी मैं अपर सम और लोअर सम के फॉर्म में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि वो पेपर में पूछा भी गया है। जैसे कि क्या रिजल्ट है कि अगर मैं अपर सम निकालती हूँ सम के एफ फंक्शन का, जहां पे जो के है, के क्या है बच्चे, मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, के इंटू अपर सम ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। ये कब रिजल्ट पॉसिबल है, इफ के इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, के इज अ पॉजिटिव नंबर। अभी मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगी आपको, पर यही जो मेरा रिजल्ट है, यही जो रिजल्ट है कि अगर मैं अपर सम निकाल रही हूँ के एफ फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी, तो ये के इंटू लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी में चेंज हो जाता है। ये कब होता है, इफ के इज अ नेगेटिव नंबर, यस, इफ के इज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, इन दोनों को हम प्रूफ करते हैं। देखो सबसे पहले, क्योंकि जब भी हमने, जैसे ही हमने रीमन इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी, सबसे पहले हमारे पास अजम्पशन क्या होती है कि फंक्शन एक तो मेरा बाउंडेड होना चाहिए, और हम इसको किस पे डिस्कस करेंगे, ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b के ऊपर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहीं से उठा के चलते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा जो फंक्शन है वो बाउंडेड होता है,
मान लो कैपिटल एम इसका अपर बाउंड है और स्मॉल एम इसका क्या है, लोअर बाउंड है, और पार्टीशन पी को मान लो मैंने एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, n+1 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि x0 से xn तक ले रही हूँ, तो इसके मैंने सब इंटरवल्स बना दिए, ब्रेक कर दिए ये वाले। ये मेरा पहला इंटरवल हो गया, एंड दिस वन इज माय सेकंड इंटरवल एंड सो ऑन, एंड दिस वन इज माय nth इंटरवल, सब इंटरवल ऑफ दिस इंटरवल a,b से लेके ये उसके सारे क्या हो गए, सब इंटरवल्स हो गए। और इन सब इंटरवल्स में मेरे जो फंक्शन है उसके अपर और लोअर बाउंड्स को मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ। mi क्या है, इन द ith इंटरवल दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन f एंड दिस इज द अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन f। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं kf की बात करूं, अगर मेरा k पॉजिटिव है, अगर k पॉजिटिव होगा तो इसको k से मल्टीप्लाई करो, k इंटू mi, k इंटू फंक्शन fx एंड k इंटू कैपिटल mi। ठीक है, अब इसके ऊपर आप समेशन ले लो। ओके, यहां से हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं, अपर सम को डिस्कस करते हैं इसके। तो अब आप अपर सम लो p इंटू के एफ फंक्शन का, तो क्या आएगा मेरे पास, यहां पे क्या आएगा, k इंटू फंक्शन, वेरी सॉरी, अगर मैं इसका निकाल रही हूँ अपर फंक्शंस में हम क्या लेते हैं, इसका अपर बाउंड लेते हैं, इंटू क्या आता है, ith इंटरवल का लेंथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, k इंटू कैपिटल mi आएगा, क्योंकि k f फंक्शन का निकाल रही हूँ। अगर अकेला f फंक्शन होता तो ओनली कैपिटल mi आ जाता। ठीक है, अपर सम की डेफिनेशन लगा रही हूँ यहाँ पे। साथ में क्या आएगा, लेंथ ऑफ ith सब इंटरवल। अब क्या करो, क्योंकि k मेरा पॉजिटिव है तो इसको मैं बाहर ले जाती हूँ, और k पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है i की, mi इंटू डेल्टा एक्स आई। ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिखते होते थे, क्योंकि जो mi है वो फंक्शन f का अपर बाउंड है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, ये अपर सम आ गया ना ऑफ फंक्शन f, तो ये रिजल्ट होल्ड कर गया ये वाला, किसके लिए, अपर सम के लिए। अब यही चीज ना हम अगर k नेगेटिव है उसके लिए डिस्कस करेंगे। k पॉजिटिव वाला आपने देख लिया, k नेगेटिव के लिए डिस्कस करेंगे। इफ k क्या है, मेरे पास नेगेटिव नंबर है, अगर k नेगेटिव है इसको आप k से मल्टीप्लाई करो, और ध्यान रखना कि k यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर है यहाँ पे, तो k इंटू mi, जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं इनइक्वालिटीज के, तो ये आ गया मेरे पास। अब इस केस में ये क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया ऑफ द फंक्शन के एफ फंक्शन का अपर बाउंड हो गया, और ये अब मेरा क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कैलकुलेट करती हूँ, अपर सम ऑफ के एफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। अगेन वही बात, क्योंकि मैं अपर सम कैलकुलेट कर रही हूं तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, के एफ फंक्शन का अपर बाउंड चाहिए। अब अपर बाउंड का काम कौन कर रहा है, k इंटू एम आई, साथ में क्या आ जाएगा, ith सब इंटरवल की लेंथ। अब क्योंकि k में तो कुछ k तो इंडिपेंडेंट है इससे आए, तो मैं इसको समेशन के बाहर निकाल सकती हूँ, ये वेरी नहीं कर रहा। अब ध्यान से देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो mi है वो मेरे f फंक्शन का क्या है, लोअर बाउंड है, तो क्या ये अब लोअर सम ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p में भी चेंज हो जाएगा। तो ये रिजल्ट अब मेरा होल्ड कर गया। ये पेपर में पूछा गया है पर थोड़ा डिफरेंट वे से पूछा गया है। ठीक है जी, तो फाइनली हमारी सारी थ्योरम्स कंप्लीट है। बस एक थ्योरम ना मैंने आपको पार्ट 2 या पार्ट 1 में शायद करवाई थी कि जो मेरा फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। अगर मेरा फंक्शन ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है तो मेरा फंक्शन मेरा रीमान इंटीग्रेबल होगा। आज उसी रिजल्ट को थोड़ा हम और मॉडिफाइड वे में करेंगे, क्योंकि वो रिजल्ट जो है वो इफ एंड ऑनली इफ रिजल्ट है।
ठीक है, पर जब हम उसको करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। तो यहाँ मैं एज ए रिजल्ट लिख भी देती हूँ, क्योंकि जब आप नोट डाउन करोगे तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, पेपर में एज इट इज आप लर्न करके जाना। इफ एफ इज रायमन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b, सॉरी इफ नहीं आएगा, f is a Riemann integrable function on closed interval a, b if and only if f function is almost continuous everywhere। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इसका मीनिंग क्या होता है। वो जो मैंने मीनिंग बताया था वो थोड़ा हम कह सकते हैं कि वो रिजल्ट भी ठीक है जो मैंने बताया था, बट उससे हायर जनरलाइजेशन अब मैं इसकी करवाने वाली हूँ कि फंक्शन को कब ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बोलते हैं। देखो, कोई भी मेरे पास फंक्शन है इज ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर if it has discontinuities on a set with measure 0। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ क्यों मैंने आपको लास्ट टाइम ये वाली डेफिनेशन नहीं कराई, दूसरी वाली कराई थी, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि अ सेट विद मेजर 0 का मीनिंग क्या है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द लिबेग मेजर। ठीक है, जिसको आप मेरी लिबेग इंटीग्रेशन एंड लिबेग मेजर वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, कुछ ही दिनों में वो भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब हम लिबेग मेजर पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ सेट आते हैं जिसका हम पढ़ते हैं कि किन किन का मेजर 0 है। तो वहां पे हम ये चीज करते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी काउंटेबल सेट है, मान लो ए एक काउंटेबल सेट है, तो उसका मेजर पक्का क्या होता है, 0 होता है। उसका मेजर क्या होता है, 0। तभी जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको लिखवाया था ना कि इसका मीनिंग ये है, फंक्शन इज ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर इफ जो मेरे पास जो फंक्शन है उसकी जो डिसकॉन्टिन्यूटीज हो कितनी, काउंटेबल। वो इसलिए लिखवाया था क्योंकि काउंटेबल सेट का मेजर क्या होता है, 0 होता है। पर जो ये वाली चीज है कि विद मेजर 0, ये ज्यादा उससे प्रिसाइज हम कहते हैं, सॉरी जनरलाइज्ड वे है उसका, वो थोड़ी प्रिसाइज में मैंने वो थ्योरम आपको लिखवा दी थी, क्योंकि देयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे तो ये है कि काउंटेबल सेट का मेजर 0 होता है, यहाँ पे बहुत सारे अनकाउंटेबल सेट भी हैं जिनका मेजर 0 है, तो उनको भी आप ध्यान में रखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, कैंटर सेट होता है, ये अनकाउंटेबल है, बट फिर भी इसका मेजर क्या है, मेजर ऑफ कैंटर सेट इज 0। तो जो हमने लिखा था ना कि डिसकॉन्टिन्यूटीज काउंटेबल ही होनी चाहिए, वो भी ठीक है, पर ऐसे भी इसके लिए ज्यादा ठीक है कि मेजर 0 हम याद रखें, क्योंकि देयर एग्जिस्ट सम अनकाउंटेबल सेट हुज मेजर इज 0, हुज आउटर मेजर इज 0। ठीक है, तो ऐसे अब आप ज्यादा अच्छे से इसको अब ऐसे याद करोगे। ठीक है, और अगर आप ये देखना चाहते हो कैंटर सेट क्या है, तो उसके लिए भी मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, काउंटेबल, ये कैंटर सेट हो गया, काउंटेबल अनकाउंटेबल, और जो थोड़ा रियल एनालिसिस का पोर्शन है वो डिस्कस कर लेंगे। तो आप मेरी उस प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है, जो रियल एनालिसिस से रिलेटेड होगी। जो अगर आपने देखा होगा लेक्चरर कैडरे के, आई थिंक सेट थ्योरी में नीचे जाके थोड़े से टॉपिक दिए गए हैं, लाइक जिसमें आता है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, वो सारे हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसकी मैं प्लेलिस्ट यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहां पे आप कैंटर सेट देख सकते हो। ये एक ऐसा अनकाउंटेबल सेट है जिसका आउटर मेजर जिसका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी। अब अगर मैं ऐसा आपको एक फंक्शन बताना चाहूं तो आप ये ले सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आपको याद है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन विद सेट ए, इसका मीनिंग ये होता है कि इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर वो जो एलिमेंट्स है अगर वो सेट में से है तो वैल्यू 1 देंगे, अगर एलिमेंट्स उस सेट में से नहीं है तो वैल्यू 0 देंगे। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को आप किस पे डिफाइन करो, कैंटर सेट के ऊपर डिफाइन करो। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ सेट ए की बजाय क्या लिख दो, कैंटर सेट।
तो अगर एलिमेंट कैंटर सेट में से है तो वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज क्या आ जाएगी 0, क्योंकि इस फंक्शन के लिए जो अगर मैं कहूं जो इसकी डिसकंटिन्यूटीज आएंगी उसका मेजर क्या है 0 है, तो ये फंक्शन भी मेरा क्या हो गया रीमन इंटीग्रेबल हो गया। क्योंकि अभी मैंने आपको रिजल्ट कराया ना कि अगर मेरा फंक्शन कोई ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है तो वो रीमन इंटीग्रेबल होगा। अगर मैं किसी फंक्शन को रीमन इंटीग्रेशन से कर पा रही हूँ, इंटीग्रेट कर पा रही हूँ, तो पक्का वो जो मेरा फंक्शन है वो ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर होगा। ठीक है जी, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। नाउ कम टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने में, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सारे रिजल्ट, सारे थ्योरी विद एग्जांपल्स कर लिए हैं। अब आप इजीली सारे क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मेरिटोरियस का पेपर एंड लेक्चरर कैडरे का। मेरिटोरियस 2022 और लेक्चरर कैडरे 2021। इनके 2 क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कराने वाली हूँ अभी। जैसे एक ये क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग statements are incorrect। फर्स्ट ऑप्शन है every bounded function is Riemann integrable and every continuous function is Riemann integrable। इंटीग्रेबल मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन नीड नॉट बी मोनोटोनिक। Riemann integrable function need not be monotonic। And the last option is if f is bounded, then this option। सेकेंड क्वेश्चन इज, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ फिर आपके साथ दोनों ही डिस्कस कर लूंगी। आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट्स। कुछ क्वेश्चन आगे हम CSR नेट के भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको थोड़े और क्वेश्चंस के साथ कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाउ टू टैकल रीमन इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक कैसे टैकल करना है। तो अभी ये दोनों क्वेश्चन तो मेरिटोरियस 2022 और लेक्चर कैडरे 2021 में से ही हैं। तो फर्स्ट मेरे पास ऑप्शन है इफ f इज मोनोटोनिक ऑन a, b क्लोज्ड इंटरवल। मोनो मतलब मोनोटोनिक, ठीक है। देन f is a Riemann integrable on a, b interval। A function f is bounded is Riemann integrable on closed interval a, b if and only if f is continuous on closed interval a, b। If fx is greatest integer x, then 0 to 4 फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है दैट इज 6। एंड द डी ऑप्शन इज, ये मैंने क्लास में भी कराई है, जो मैंने डी ऑप्शन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जब हमने पार्ट 1 में कराया था। ये जब हमने रीमन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना सीखा था। फंक्शन इक्वल टू x² ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0, 1
एंड पार्टीशन मुझे P गिवन है 0, 1/4, 2/4, 3/4 एंड देन 1. देन LPF निकालने को बोला, लोअर सम निकालने को बोला ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर ऑन द इंटरवल 0,1 विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टीशन. बोला कि 7/32 इसको आप बताओ कि है या नहीं है इसका लोअर सम. चलो जी, ये दोनों क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं. इससे आपको सारे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो रिकॉल हो जाएंगे. ऑलमोस्ट जो रिजल्ट्स हैं इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस में पूछे गए हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी बाउंडेड फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल. क्या हर बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है? और हमें पूछा क्या है, व्हाट आर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हैं. ये वाला एवरी बाउंडेड फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल और नॉट. ध्यान से देखो, आपको याद है मैंने आपको ये डिरिचलेट फंक्शन कराया था, और ये फंक्शन मैंने आपको कैलकुलेट भी करवाया था. एक ये वाला और ये वाला मैंने क्लास में कैलकुलेट कराया था 0, 1. ध्यान से देखो, फंक्शन की वैल्यू क्या है. अगर मैं ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,1 इसको कैलकुलेट करूं, जो मेरे फंक्शन की वैल्यूज हैं वो या तो 0 रह रही है या 1 रह रही है. ठीक है, तो क्लियरली मेरा फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया. पर जब मैंने आपको पार्ट 1 में, मेरी जो रीमान इंटीग्रेशन की पार्ट 1 वीडियो है, उसमें जब मैंने आपको कैलकुलेट कराया था ना ये वाला, तो ये क्या आ रहा था, नॉट रीमान इंटीग्रेबल आ रहा था. इसका लोअर सम मेरे पास क्या आ रहा था, 0, और अपर सम कितना आ रहा था, 1, और वो इक्वल नहीं था आपस में. तभी जो ये मेरा फंक्शन है वो नॉट रीमान इंटीग्रेबल है. तो हर बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता. एवरी बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है, नो. तो ये मेरे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये मेरे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और यही इसका आंसर भी है. बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, ये है कि अगर हमने रीमान इंटीग्रेशन करनी है किसी फंक्शन की तो बाउंडेड होना कंपल्सरी है. ठीक है, तो बाउंडेड होना कंपल्सरी है पर सफिशिएंट नहीं है. एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी. ये तो अंडरस्टूड है कि वो एक क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर पूछ रहा है, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो. उसने कहा कि हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी. यस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन. ये ठीक है ऑप्शन, हमने ये रिजल्ट किया था. अ रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन नीड नॉट बी मोनोटोनिक. कहते जरूरी नहीं कि जो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है वो मोनोटोनिक हो. बिल्कुल ठीक कहा है. जैसे कि आप यही वाला फंक्शन ले लो, पॉपकॉर्न फंक्शन. अगर आपको याद हो, पॉपकॉर्न फंक्शन मैंने आपको कराया था कि सारी इरेशनल्स के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है, 0, और जब भी मेरे फंक्शन की वैल्यू कोई भी रैशनल नंबर होगी तो उसकी वैल्यू होगी 1/q. और जो ये मेरा फंक्शन है, इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस. एडिशनली बता रही हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से. इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी रैशनल. ठीक, ध्यान से देखो, इसमें अगर फंक्शन की वैल्यूज ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 कैलकुलेट करती हूँ. सबसे पहले 0 पे बताओ क्या वैल्यू आएगी. 0 पे 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो 1/q फॉर्म में अगर मैं देखूँ तो 0/1, तो 1/q कितना हो गया मेरे पास. तो इसको आप 1 भी ले सकते हो यहाँ पे, 1/1. तो 1 वैल्यू आ गई पहले फंक्शन की. आप ऐसे करो, इसको ना आप 1,2 पे कैलकुलेट कर लो, थोड़ा इजी रह जाएगा. 0 के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा. 1 को अगर मैं देखूँ p/q फॉर्म में तो 1/1 है, तो आंसर कितना आएगा, फंक्शन का 1 आएगा. पहले फंक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1. मान लो 1 के बाद आपको कोई इरेशनल नंबर मिल गया, उसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, 0. फिर आपको एक रैशनल नंबर मान लो मिल गया हाफ, हाफ के लिए भी वैल्यू हाफ आएगी. फिर आपको रैशनल नंबर मिला, इरेशनल नंबर मिला तो 0. फिर आपको मान लो रैशनल नंबर मिल गया, जस्ट सपोज आपको मिल गया, आपके पास है, उसके बाद 2 ही ले लो, हाफ नहीं ले सकती. यहाँ पे 3/2 के लिए 1/2 ले रही हूँ. जब मैं इन दोनों के बीच में 3/2 आया, 2 के लिए वैल्यू दोबारा कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1 आ जाएगी. ध्यान से देखो, क्या ये फंक्शन मोनोटोनिक है. मोनोटोनिक फंक्शन किसको बोलते हैं, या तो वो इंक्रीज करे या वो डिक्रीज करे. ये वैल्यू 1 आ रही है, 0, फिर हाफ, फिर 0, फिर 1. तो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो नॉट मोनोटोनिक फंक्शन हुआ ना. तो उसने कहा कि एक रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन जरूरी नहीं कि मोनोटोनिक हो. बिल्कुल, ये एक ऐसा फंक्शन है जो रीमान इंटीग्रेबल है. पॉपकॉर्न फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल. पार्ट 1 में मैंने आपको करा दिया था, या पार्ट 2 में.
तो ये जो मेरा फंक्शन है वो नॉट मोनोटॉनिक है एंड इट इज रायमन इंटीग्रेबल। तो ये भी बिल्कुल इन्होंने ठीक दिया ऑप्शन कि जरूरी नहीं, करेक्ट ऑप्शन है कि रायमन इंटीग्रेबल फंक्शन मोनोटॉनिक हो। उसके बाद आगे लास्ट ऑप्शन जो अभी मैंने आपको इस वीडियो में अभी मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। क्या कराया था कि अगर मेरे पास k नेगेटिव नंबर है तो k इंटू लोअर सम ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p आता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे f आएगा, गलती से k डाल दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखो इन दोनों को अब आप कंपेयर करो। ये रिजल्ट कब ट्रू होता है? अगर k मेरे पास क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। अब ध्यान से देखो k की वैल्यू अगर मैं इन दोनों को देखूं तो k की वैल्यू क्या है, इसमें k की वैल्यू -1 है। जब भी k नेगेटिव नंबर होगा तो ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा। यहां पे रखना अपर सम ऑफ माइनस है फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p इज इक्वल टू, यस क्या आएगा, k बाहर, k की वैल्यू कितनी है -1, लोअर सम ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p। तो यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सी हुई, ए ऑप्शन। तो इसी को आप टिक करके आओगे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछी थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से इसमें रॉन्ग ऑप्शन पूछिए। सबसे पहले ये देखो, पहले तो सिंपल सिंपल रिजल्ट्स है जो हमने क्लास में कर रखे हैं। इफ f इज मोनोटॉनिक ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b देन f इज रायमन इंटीग्रेबल। यस, ये हमने रिजल्ट किया हुआ है, ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इफ f इज बाउंडेड ऑन रीमन इंटीग्रेबल, इफ f इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b इज रायमन इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये गलत है। ये क्या कह रहा है कि अगर मेरा फंक्शन रायमन इंटीग्रेबल है तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होगा। ये गलत है। हमने ये रिजल्ट पढ़ रखा है, अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b तो फंक्शन क्या होगा, मेरे पास रायमन इंटीग्रेबल होगा। ये ठीक है। पर अगर कोई फंक्शन रायमन इंटीग्रेबल है दिस इंप्लाइज कि वो कॉन्टिन्यूस है, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यही ले लो, ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। ये जानबूझ के मैंने आपके साथ फंक्शन लिया, ऑल्दो मैं पॉपकॉर्न फंक्शन भी यहाँ पे डिस्कस कर सकती थी, यहाँ से पर एक रिजल्ट भी रिकॉल हो जाएगा। ये फंक्शन की जो डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है एट x इक्वल टू 0 आ रही है क्योंकि जो ये डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं वो फाइनाइट हैं। तो मैंने आपको एक रिजल्ट कराया था कि अगर डिसकॉन्टिन्यूटीज फाइनाइट आ रही हैं तो वो रायमन इंटीग्रेबल हो जाता है फंक्शन। पर ध्यान से देखो, इसने कहा कि अगर फंक्शन कोई रायमन इंटीग्रेबल है, दिस इज रायमन इंटीग्रेबल फंक्शन, this function is Riemann integrable but it is not continuous because it has discontinuities at x equal to 0। तो ये जरूरी नहीं है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, रॉन्ग ऑप्शन हो गई, मेरी इनकरेक्ट ऑप्शन। ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 to 4 कैलकुलेट करना है। क्योंकि जब भी हम फंक्शन यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे वो कॉन्टिन्यू, अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ, ब्रेक कर सकती हूँ 1 से लेके 2, 2 to 3, 3 to 4 ब्रेक कर सकती हूँ। यस, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ, अगर इंटरवल 0 to 1 हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0। 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1। 2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 2। 3 to 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 3। यस, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इसका तो डायरेक्टली 0 ही आ गया पहले का। 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 1 to 2, 2 का इंटीग्रेशन 2 बाहर ले लो, फिर x आ जाएगा 0 to 1, सॉरी 2 to 3,
3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन x आ जाएगा फ्रॉम 3 to 4। तो ये आ गया आपके पास 2 - 1, 3 - 2, 3, 4 - 3। तो ये आ गया आपके पास 1 + 2, यस 3। तो 6 आंसर आ गया, हमें भी 6 दिया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज कि हमें लोअर सम कैलकुलेट करना है। ऑन द पार्टीशन दिस, जो हमें पार्टीशन दे रखी है, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर बाउंड्स लेना होता है, साथ में लेंथ ऑफ द इंटरवल i फ्रॉम 1 to 4, क्योंकि 1 2 3 4 5 यहां तक, ठीक है। अब पहले ही इंटरवल में आप देखो, हमारे पास सब इंटरवल बने 1 2 3 4 बने हैं ना, तो यहाँ 4 ही आएगा। तो सबसे पहले m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2, m4 डेल्टा x4 सॉरी। तो ये क्या है, जो स्मॉल m1 m2 m3 m4, दीज आर द लोअर बाउंड्स ऑफ द फंक्शन f ऑन द सब इंटरवल, फर्स्ट सब इंटरवल, सेकेंड एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ। तो पहला सब इंटरवल 0 to 4 है, फिर क्या है 1/4 to 2/4, 2/4 to 3/4, 3/4 to 1। अब x की वैल्यू इसमें से है, तो x स्क्वायर की वैल्यू, यस x स्क्वायर की वैल्यूज देखनी है, x स्क्वायर के बाउंड्स देखने हैं मुझे। तो अगर x की वैल्यू 0 और 1/4 के बीच में है, तो x स्क्वायर की किसके बीच में आ जाएगी, 1/16, स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली विद दिस, तो x की वैल्यू 1/4 और 2/4 के बीच में है, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/16, 4/16। ऐसे ही इसका 4/16, 9/16, और इसके लिए 9/16, यस x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। साथ में इन सब इंटरवल्स की लेंथ आ जाएगी। ध्यान से देखो, इन सब इंटरवल्स की लेंथ क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सब इंटरवल, b - a। सबकी जब आप लेंथ कैलकुलेट करोगे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, सबकी 1/4 आ रही है। तो m1 कितना हुआ, पहले सब इंटरवल के लिए लोअर बाउंड कितना है 0, तो बस इंटू 1/4, प्लस दूसरे के लिए ये हुआ मेरे पास लोअर बाउंड, नेक्स्ट के लिए ये, और नेक्स्ट वन के लिए ये, तो 1/16 इंटू 1/4, यस 4/16 इंटू 1/4, एंड देन 9/16 इंटू 1/4। तो आप क्या कॉमन ले लोगे, 4 इंटू 16 कॉमन ले लोगे, 1/4, 1/4, एक मिनट, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, अगर मैंने 4 इंटू 16 इन द डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1, यहाँ आ गया 4, यहाँ 9, सो वी लेफ्ट विद 14 आ गया। ये काट दो इसको, 7/32 इज आंसर। सो अगेन इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो रॉन्ग ऑप्शन मेरे पास ये हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये दोनों क्वेश्चन मेरिटोरियस 2022 एंड लेक्चरर का ड्रिप 2021 के थे। नाउ लेट अस डिस्कस 2 more क्वेश्चंस फ्रॉम द CSR नेट एग्जाम, ताकि थोड़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। जो क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं ना, वो सिमिलर जो लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसी में से पिक किए जाते हैं। अब जो रायमन इंटीग्रेशन है वो इसी एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, CSR नेट में, ना तो मास्टर कैडर में पूछा जाता है, ना इसके इक्विवेलेंट कोई और एग्जाम है। तो इसी के थोड़े 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइंड एज ये बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ। सारा जो हमने बाउंडेड फंक्शन वेरिएशन, बाउंडेड फंक्शन वेरिएशन जो हमने प्लेलिस्ट कवर कर लिया है, और साथ में रायमन इंटीग्रेशन, दोनों के मिक्स क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस हैं।
इस क्वेश्चन के लिए ना आपको बाउंडेड वेरिएशन की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, उसने कहा कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0,1। आपके पास एक फंक्शन दिया है, कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? ऐसे तो नहीं कि अब जो मेरे पास ये वाला फंक्शन है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0,1 मैं अकेला अकेला पॉइंट लेके डिस्कस करने बैठ जाऊंगी डिसकॉन्टिन्यूटी। नो, हमें पता है कि डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक करते हैं, जहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए या रैशनल फंक्शन आ जाए, या जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन जैसे होती हो, जहाँ यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ना हो, वहां पे हम डिसकॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। अब यहाँ पे इन सब कैटेगरीज में से मेरा जो फंक्शन है वो सिर्फ 0 पे उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो हर 0 को छोड़ के हर पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जब ये 0 नहीं है वैल्यू तो उसके लिए ये फंक्शन वर्क करेगा। क्लियरली इट इज कॉन्टिन्यूस व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। हाउ? बिकॉज इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन x एंड cos इज अगेन अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक्सेप्ट 0। तो दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या आ जाएगी? कॉन्टिन्यूस आ जाएगी। हमें सिर्फ चेक करने की जरूरत कहाँ पे है? एट x इक्वल टू 0। तो जब मैं x टेंड टू 0 पॉजिटिव ऑफ फंक्शन निकालूंगी तो ये 0 हो जाएगा। साथ में क्या है? बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड इनटू 0 क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी ऑफ दिस फंक्शन, इट विल गोज टू 0 एंड इट इज अ बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड इनटू 0 कितना हो गया? 0। अगेन फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है? 0। क्योंकि तीनों इक्वल आ गया तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज function is of bounded variation on closed interval 0,1। no, this option is not correct। how? क्योंकि मैंने आपको एक ये वाला फंक्शन कराया था, जब मैंने आपको आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो बाउंडेड वेरिएशन की, cos 1/x। मैंने आपको बताया था कि दिस फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, वैसे यहाँ पे अल्फा बीटा होता है कि अल्फा अगर ग्रेटर देन बीटा हो तभी जो ये फंक्शन है इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये सिमिलर ही है ना दोनों, अगर आप इन दोनों को देखो ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे बस π/2 आ गया तो सिमिलर रिजल्ट यहाँ पे वर्क करेगा। वो कैसे? अब देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है। क्या अल्फा ग्रेटर देन बीटा है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा? नो। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अगेन हमें पता है कि ये भी हमें पता है ये वाले फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल होते हैं। अगर यहाँ 2 आ जाए, या इसको मैं मोर प्रिसाइजली कैसे लिखूंगी, x रेज टू पावर अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो ना तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है एट x इक्वल टू 0 पे। पर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे 0 और 1 पे पूछा ही नहीं है, 0 और 1 बाहर निकाल दिए, क्लोज इंटरवल 0 1 पे पूछा ही नहीं, तो 0 पे तो पूछा ही नहीं है, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर ही सकते हो 0 को छोड़ के, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे बदल रही है तो वहीं पे हमें चेक करना होता है। तो 0 पे पूछा ही नहीं है, तो जो ये मेरा फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है क्लियरली। हाउ? क्योंकि x जो है उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, cos का साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों फंक्शन डेरिवेबल है तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? डेरिवेबल। सो दिस ऑप्शन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट नेक्स्ट क्या पूछा है कि जो मेरा डेरिवेटिव है, नाउ कैलकुलेट इट्स डेरिवेटिव। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो x एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन π/2x, साथ में इसका डेरिवेट किया तो π/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos π/2x, x का कितना हो गया? 1। अब ध्यान से देखो, ये बन गया मेरे पास π/2, x और x स्क्वायर काट के नीचे x साइन π/2x प्लस cos π/2x। अब ध्यान से देखो, जो ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ आया है, जैसे जैसे हम 0 के पास जाएंगे, चाहे 0 नहीं है इस फंक्शन इस डोमेन में 0 नहीं है, पर जैसे ही हम 0 के पास वाले सारे नंबर लेंगे, यहाँ पे मैं रखूंगी तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, तो वो बाउंडेड नहीं आएगा ना मेरे पास, नॉट बाउंडेड आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये स्टेटमेंट ठीक थी, ये गलत है। नेक्स्ट वन, हमें ये डायरेक्ट रिजल्ट ही आता है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a, b, देन क्लियरली इट इज अ राइमन इंटीग्रेबल, सो दिस ऑप्शन इज अगेन करेक्ट। तो ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, इसकी 2 ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड डी बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। तो देखो कि
एक सिंगल क्वेश्चन में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, कॉन्टिन्यूटी भी, डिफरेंशिएबिलिटी भी, बाउंडेड वेरिएशन भी, रायमन इंटीग्रेशन भी। Next question is, f is function defined on closed interval a comma b. Which of following is correct? करेक्ट ऑप्शंस पूछी हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहली मेरे पास आ गई, f is continuous on closed interval a comma b, then f is a Riemann integrable closed interval a comma b. B option, if f is Riemann integrable on closed interval a comma b, then f is continuous f is a Riemann integrable on closed interval a comma b if and only if f is continuous on closed interval a comma b. इसमें सारा ही कॉन्टिन्यूटी वाला पूछा गया है इस क्वेश्चन में ना। is a Riemann integrable on closed interval a comma b if and only if f is almost continuous everywhere. या साथ में एवरीवेयर भी वर्ड यूज हो जाता है। तो ध्यान से देखो, इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछी है। उसने कहा अगर मेरे पास फंक्शन जो मेरे पास कॉन्टिन्यूस आ जाए ऑन क्लोज्ड इंटरवल a comma b, तो वो रायमन इंटीग्रेबल हो जाएगा। यस, ये हमने डायरेक्ट रिजल्ट किया हुआ है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। इफ वो अगर मेरा फंक्शन रायमन इंटीग्रेबल है तो वो कहता कि क्या वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ये ऑप्शन गलत है। क्यों? ये वाला फंक्शन ले लो अगेन, ये जो मेरा फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है 0 के ऊपर, फिर भी ये रायमन इंटीग्रेबल है। किस वजह से? क्योंकि हमने किया था अगर डिसकॉन्टिन्यूटीज कितनी आ रही है, फाइनाइट आ रही है, तो भी वो रायमन इंटीग्रेबल है। पर ये पूछ रहा है कि अगर कोई रायमन इंटीग्रेबल फंक्शन है क्या वो कॉन्टिन्यूस होगा? ये जरूरी नहीं है, उसके पास हो सकती है डिसकॉन्टिन्यूटीज। इफ f इज रायमन इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये अपने आप करेक्ट नहीं है। और आज की वीडियो में मैंने आपको ये करवाया था रिजल्ट कि अगर फंक्शन मेरा रायमन इंटीग्रेबल है देन इट इज अ इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट कि फंक्शन मेरा क्या होगा, ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर होगा। सो अगेन इस क्वेश्चन की भी 2 ऑप्शंस करेक्ट थी, ए एंड डी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा रायमन इंटीग्रेशन फुली कंप्लीट है, कुछ भी बाकी नहीं है। आप आराम से इतना पढ़ के क्वेश्चन डेफिनेटली आई एम 100% 101% श्योर कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं रायमन इंटीग्रेशन में से। हमने कैलकुलेट करना भी सीख लिया, प्लस सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सारे हमने कन्वर्स जितने भी थे हर थ्योरम के वो भी हमने डिस्कस कर लिए थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब आप डेफिनेटली इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हो थ्रू माय वीडियोस। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरी सारी वीडियोस प्लीज़ पसंद आ रही हैं, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी नेक्स्ट जो मेरे पास प्लेलिस्ट आएगी हमारी, वो आएगी इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन की, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू रायमन इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो नेक्स्ट प्लेलिस्ट हम करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन कवर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।